मिल रही है? जी सर। यस सर। मैं 2 दिन नहीं था, 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया, व्यस्त होने के चलते मैं क्लास नहीं ले पाया। मैं कल ही रात को लौटा हूँ, तो इसके चलते 2 दिन क्लास पूरी तरह से बंद था। एक्चुअली हमारे यहाँ एक फैटल एक्सीडेंट हो गया था, एक आदमी का डेथ हो गया था प्लांट एक्सीडेंट में। तो वो आदमी भी मतलब अपने यहाँ का ही था, यंग लड़का था, और एक एचएसडी डीजल टैंक जो होता है। एक्सकवेशन के बारे में विस्तार से सीखेंगे, डिटेल में क्या एक्सकवेशन होता है, उसमें कौन कौन से मुख्य खतरा है, क्या उसका पद्धति एक्सकवेशन का, ये ट्रेंचिंग, स्लोपिंग, बेंचिंग, ये सब बहुत कुछ है जिसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम पहले ही बता दिए कि एक्सकवेशन एंड ट्रेंचिंग के बारे में विस्तार से जानकारी ली जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, तो देखिए इन दिस कोर्स इसमें हम लोग क्या, वी विल डिस्कस द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया है स्कोप, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन एप्लीकेबल टू दिस सब पार्ट। ये 1926.650, ये क्या है 1926.651, 1926.652, ये रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू एक्सकावेशन, उसमें दिया हुआ है। जैसे आप 650 खोलेंगे तो उसमें स्कोप एक्सकावेशन का, राइट, एप्लीकेशन, डेफिनेशन और क्या क्या एप्लीकेबल है वो दिया हुआ है। उसके बाद से 651 में स्पेसिफिक एक्सकावेशन रिक्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ है, और 652 में रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिव सिस्टम के बारे में दिया है। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है ना, जैसे आप सुनते हो ना कि मामला 302 का है, तो 302 मतलब क्या है, किसी का हत्या किया होगा तो सेक्शन है, उसमें उसकी चर्चा की गई है। तो ये 1926.650 से लेकर के 652 तक एक्सकवेशन से संबंधित सारे नियम कानून इसमें दिए गए हैं। गूगल में भी सर्च करोगे तो डिटेल में मिल जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है 1926 सब पार्ट में सब कुछ इसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग देखेंगे एक्सकवेशन जो है ना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट के उपयोगी क्यों है, क्योंकि कोई भी जब प्लांट का निर्माण, भवन का निर्माण, इंडस्ट्रीज का निर्माण, कोई भी निर्माण कार्य चालू होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सकवेशन, खुदाई करना पड़ेगा, फाउंडेशन बनेगा। तो खुदाई करते समय बहुत कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, हादसे भी हो जाते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले है केबिन प्रोटेक्शन 666, सेफ एग्रेस 357, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग रोलिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट 227, कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्शन 226, और कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्शन एंड एम्प्लॉय रिमूवल 68। ये क्या है, नंबर ऑफ सीरियस वायलेशन, ये 2013 का कहीं से डेटा लाया है, उसकी चर्चा कर रहा है। क्या बोलता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहां होती है, केबिन प्रोटेक्शन 666, आने जाने का रास्ता से संबंधित 357, ऊपर से मटेरियल गिर गया, रोल हो गया 227, कॉम्पिटेंट पर्सन से रिलेटेड 226, और एम्प्लॉय रिमूवल एंड इंस्पेक्शन में 68। यानी सबसे ज्यादा दिक्कत कहां है, केबिन प्रोटेक्शन, यानी मिट्टी कोलैप्स होना, मिट्टी गिर जाना, वही सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वहीं पे ज्यादा काम करने की जरूरत है ना। जैसे इसमें देखें केबिन प्रोटेक्शन में 666 और सेफ एग्रेस में 357, ये दोनों मिला के लगभग कितना हो गया, 1000 से ज्यादा हो गया। और बाकी तो फिर देखोगे तो 400, 450, 500 पहुंच रहा है। यानी ऊपर में हमको अटैक करना बहुत जरूरी है, दोनों काम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो हम भी जब भी एक्सकवेशन करने जाते हैं ना, तो हमारा जो महत्वपूर्ण एम रहता है वो रहता है कि कैसे भी करके हम लोग मिट्टी कोलैप्स होने से बचाए, आने जाने का रास्ता सुरक्षित रखें, कोई भी मटेरियल ऊपर से रोल नहीं हो, राइट, कॉम्पिटेंट पर्सन ही कार्य करे, ये सब चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं। डेटा है और ध्यान रखना भी पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती केबिन में ही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो
इसका सब पार्ट में जो अपना ए सेक्शन की बात हो रही है पार्ट ए में, तो सोयल क्लासिफिकेशन, स्लोपिंग एंड बेंचिंग, टिम्बर शोरिंग फॉर ट्रेंच, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोलिक शोरिंग, अल्टरनेटिव टू टिम्बर शोरिंग और सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये 6 पार्ट हम लोग करने वाले हैं और विस्तार से अंदर जाएंगे, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन कुछ समझिएगा, एक्सकवेशन क्या होता है। तो नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, एक्सकवेशन का मतलब होता है मिट्टी को खुदाई करना। और मिट्टी को खुदाई करना 2 टाइप से हो सकता है। कैसे कैसे? एक मैनुअल हो सकता है और एक मैकेनिकल हो सकता है। जैसे आप घर में देखते हो, आसपास में देखते हो, तो क्या फावड़ा कुदाल से आप क्या करते हो? मिट्टी खोदते हो अपने हाथों से, वो क्या हो गया? मैनुअल। और मैकेनिकल मतलब जेसीबी, पोकलेन या बड़ा बड़ा मशीनरी लगा करके खुदाई करते हैं, तो हो गया मैकेनिकल। अब देखिए एक्सकवेशन में क्या कहता है, मैन मेड कट। मैं बोला ना, आप सिंपल सा बात है, मिट्टी रिमूव करने की प्रक्रिया है, आप अपने हाथों से करो या मशीन से करो, उसी को एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकवेशन मतलब मिट्टी की खुदाई करना, सिंपल सा बात है, मिट्टी रिमूवल करना। और वो मेथड 2 हो सकता है, कौन कौन सा? एक मैन मेड और एक मैकेनिकल, यानी मैनुअल और मैकेनिकल। तो मैनुअल यानी हाथों से करना, मैकेनिकल यानी मशीन की सहायता लेकर करना। ट्रेंच, ट्रेंच किसको बोलते हैं? देखो एक्सकवेशन होगा तो ट्रेंच भी बनेगा, नॉर्मल भी होगा, लेकिन ट्रेंच कब कहेंगे वो जानना जरूरी है। नेरो एक्सकवेशन, नेरो एक्सकवेशन क्या है? सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूं आपको, याद रहेगा आपको। आप देखना, आपके गांव में आसपास में रोड के किनारे लंबा पतला खुदाई करता है, जिसमें पाइप डालने के लिए, केबल डालने के लिए, ऐसा कुछ इक्विपमेंट डालने के लिए पतला लंबा, या नाला बनाने के लिए ऐसा खुदाई करता है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेंच। ट्रेंच में कहता है डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, मतलब जो है उसकी गहराई जो है चौड़ाई से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए 2 फीट चौड़ा है और 4 फीट गहरा है, तो क्या हो गया? ट्रेंच हो गया। सिंपल सा बात है, डेप्थ इज ग्रेटर देन, मतलब चौड़ाई जो है उसकी, गड्ढा की चौड़ाई से ज्यादा है गहराई। लेकिन एक और है, बट नॉट वाइडर देन 15 फीट, लेकिन 15 फीट से ज्यादा चौड़ा है तो उसको ट्रेंच नहीं बोला जाएगा, वो बहुत चौड़ा हो गया, राइट। तो ट्रेंच का मतलब क्या हो गया? नैरो एक्सकवेशन, पतला लंबा। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है किसी को? यस। और ट्रेंच का उदाहरण भी आपको दे दिया, सिंपल सा पतला नाला बोल सकते हो। शील्ड, शील्ड अभी क्या है, जब भी आप मिट्टी का खुदाई करते हो तब क्या करते हो? मिट्टी का खुदाई करते हो तो आप प्रयास करते हो कि स्लोप मेंटेन करें, राइट, मिट्टी कोलैप्स नहीं हो, ढलान मेंटेन करते हो। मान लीजिए डिप्स में जाना है तो स्लोप मेंटेन करते हो, लेकिन जहां पे स्पेस ही नहीं रहेगा वहां कैसे स्लोप मेंटेन? तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? एक स्ट्रक्चर चाहिए और उसमें हम लोग क्या करते हैं? शील्ड लगाते हैं, सपोर्ट देना पड़ता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर से हम लोग मिट्टी को कोलैप्स होने से बचाते हैं, सपोर्ट देकर के। आगे हम लोग फोटोग्राफ के साथ में देखेंगे। 3 बात हम लोग यहाँ सीखे। एक्सकवेशन कोई पूछता है क्या है, तो सिंपल सा बताना, एक्सकवेशन यानी मिट्टी की खुदाई करना। और एक्सकवेशन मुख्य रूप से दो टाइप है, एक मैनुअल एक्सकवेशन और मैकेनिकल एक्सकवेशन। मैनुअल एक्सकवेशन में हम लोग हाथों से, मतलब मैनुअली कुछ औजार से खुदाई करते हैं, और मैकेनिकल में कोई इक्विपमेंट जैसे जेसीबी, पोकलीन, ऐसा कुछ मशीनरी लगा के एक्सकवेशन करते हैं। ट्रेंच एक्सकवेशन यानी नैरो एक्सकवेशन, पतला लंबा यदि खुदाई होता है तो उसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच का परिभाषा एक और है, डेप्थ इज ग्रेटर देन, यानी उसकी गहराई जो है चौड़ाई से ज्यादा होनी चाहिए, बट 15 फीट से ज्यादा नहीं होनी। ये ध्यान देना है। और शील्ड, जब हम एक्सकवेशन करेंगे तो एक्सकवेशन में हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि मिट्टी कोलैप्स नहीं हो, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, जिसमें शील्ड भी एक प्रोसीजर्स में आएगा। हम लोग फोटोग्राफ के साथ आगे देखने वाले। अब देखिए यहाँ पे मेथड है शोरिंग, राइट। शोरिंग और स्लोपिंग, यहाँ पे दोनों मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो समझिएगा शोरिंग में क्या दिया हुआ है, ए स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द साइड्स ऑफ एन एक्सकवेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेवी। शोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चर लगाते हैं और मिट्टी को कोलेप्स होने से बचाते हैं। आगे फोटोग्राफ के साथ देखिए। और स्लोपिंग का ध्यान दो, सीढ़ी नुमा बना देते हैं, ढलान बना देते हैं जिससे मिट्टी कोलेप्स। तो स्लोपिंग बहुत आसान मेथड है, उसमें कोई पैसा का खर्चा नहीं है, सिर्फ मिट्टी थोड़ा ज्यादा निकालना पड़ता है और स्ट्रक्चर जहां देंगे वहां पे हमको मिट्टी कम निकालना पड़ता है। तो अलग अलग मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं और उससे क्या होगा, बेनिफिट्स होता है, मिट्टी कोलेप्स होने से बचता है। आगे देखेंगे, जब भी मिट्टी का खुदाई होना है, एक्सकवेशन होना है, तो वहां पे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, कॉम्पिटेंट पर्सन की बात हो रही है और ये कॉम्पिटेंट पर्सन मैं एक्सकवेशन में बात कर रहा हूं और साथ में मैं लिंक कर दूंगा बाकी जगह भी कॉम्पिटेंट पर्सन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सकवेशन में बात कर लेता हूं। तो कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलेंगे, तो सबसे पहला सवाल, मस्ट हैव ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन एंड बी नॉलेजेबल अबाउट सोयल क्लासिफिकेशन। उसको पहले स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए और उसको जानकारी होना चाहिए किसका, सोयल क्लासिफिकेशन, मिट्टी को पहचानना, कौन सा मिट्टी है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी है, क्या है, उसको मिट्टी का पहचान आना चाहिए। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, मिट्टी कोलेप्स होने से बचने के लिए जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाना इस्तेमाल करना है उसको पता होना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जो प्रोसीजर्स है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, क्या नियम है, क्या कानून है, उसको हम लोग जानकारी रखना जरूरी है कॉम्पिटेंट पर्सन को कि करना कैसे है काम। तो तीन बात आ गया, मिट्टी का पहचान, प्रोटेक्टिव सिस्टम को इस्तेमाल करने की जानकारी और स्टैंडर्ड की जानकारी, ये तीनों उसको होना चाहिए, राइट। उसके बाद है मस्ट बी केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजार्ड्स एंड ऑथराइज्ड टू एलिमिनेट देम। उसके अंदर क्षमता होना चाहिए कि वो खतरे को पहचान सके और उसके पास अधिकार होना चाहिए कि उसे वो एलिमिनेट कर सके, राइट। तो ये होता है कॉम्पिटेंट पर्सन। समझिएगा फिर से एक बार कि मस्ट हैव ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन एंड बी नॉलेजेबल अबाउट सोयल क्लासिफिकेशन, मिट्टी को पहचान सके, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो भी उपकरण है उसका इस्तेमाल करना जानता हो, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जो एक्सकवेशन के लिए रूल रेगुलेशन है उसको पता होना चाहिए और उसके अंदर क्षमता होना चाहिए कि वो खतरे को पहचान ले और उसको अधिकार होना चाहिए कि उसे वो समाप्त कर दे या कम करने का प्रयास करे। ये होता है कॉम्पिटेंट पर्सन की परिभाषा। फॉर व्हाट, फॉर एक्सकवेशन, राइट। अब देखिए दो वर्ड है, आप ISO 45001 में जाएंगे वहां भी इसकी चर्चा है, कॉम्पिटेंसी और अवेयरनेस। ये दोनों में क्या अंतर है समझ लीजिएगा। मैं जैसे एग्जांपल आपको बोलता हूँ, विजय हमको बोला कि सर हमको बुखार है, मैं बोलता हूँ कि तुम एक काम करो, पैरासीटामोल खा लो या डोलो खा लो, जो भी खाना है खा लो। बुखार की दवा मैं बता दिया, तो बुखार का दवा बताने से क्या मैं कॉम्पिटेंट हुआ या अवेयरनेस है मुझे? दोनों में कौन सा वर्ड मेरे लिए लागू पड़ेगा? बोलिए। बोलिए। कॉम्पिटेंट होंगे ना सर? कॉम्पिटेंट सर। अवेयरनेस नहीं हो सकती। कॉम्पिटेंसी ध्यान रखना तभी होगी जब आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस, डिग्री, कुछ ना कुछ होना। मतलब मैं बता दिया आपको कि बुखार की दवा पैरासीटामोल है, आप खा सकते हो, मतलब हमको जानकारी है, बता दिए, राइट। हमको पता है, हमने ऐसा मान लो बता दिया कि जब ट्रेन को ड्राइविंग करना है तो वहां पे सिंपल सी बात है, यदि आपको वहां पे दिखता है कि रेड सिग्नल है तो वहां पे गाड़ी को क्या करना है, रुका देना है, हमने बता दिया।
तो हम ड्राइवर नहीं हो गए और ट्रेन को हम ऑपरेट नहीं कर सकते। मौसम खराब है तो फ्लाइट को नहीं उड़ाना है, हम पायलट नहीं बन सकते। राइट, सिंपल सा बात है यहाँ पे समझने का कि कॉम्पिटेंसी तभी आती है जब प्रमाण पत्र लगेगा। कोई बोलता है कि सुरक्षा हेलमेट पहन के काम करो, वो सेफ्टी ऑफिसर नहीं हो सकता है। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप सेफ्टी ऑफिसर कहलाओगे। तो कॉम्पिटेंसी तभी होती है जब आपके पास कोई प्रमाण पत्र होता है, आपको अनुभव होता है, आप एक्सपीरियंस है, आपको जानकारी है, एक्सपर्टाइज है, तब कॉम्पिटेंसी आती है। ऐसे कॉम्पिटेंसी नहीं आती। लेकिन कॉम्पिटेंसी के लिए एक प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मेडिसिन कौन लिख सकता है? तो जो डॉक्टर है वही लिख सकता है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता है, तो रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सकवेशन में। अब कन्फाइंड स्पेस में बात करूं कि कॉम्पिटेंसी क्या होगी? सेम, उसको कन्फाइंड स्पेस का डिटेल में नॉलेज होना, हैजार्ड के बारे में उसको जानकारी होना, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या प्रोसीजर्स है, नियम कानून है, ऑक्सीजन के बारे में, टॉक्सिक गैस के बारे में, फ्लेमेबल गैस के बारे में, बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा, पूरा जानकारी उसको पता होना चाहिए। राइट, तभी वो कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिफिनेशन है किसका? कॉम्पिटेंट पर्सन का। उम्मीद है कि आपको ये जवाब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। राइट, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। स्पष्ट है ना भैया? सर यूज ऑफ प्रोटेक्ट। अब देखिए अगला सवाल है मिट्टी का वेट। ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। कहता है कि वेट ऑफ द सोयल, जो मिट्टी का वेट है वो किस पे वेरी करता है? मॉइस्चर कंटेंट पे। मिट्टी यदि सूखा है तो उसका वजन कम होगा, और गीला है तो उसका वजन ज्यादा होगा। यस, तो क्या कहता है कि 1 क्यूबिक फुट वेट जो है 100 पाउंड से लेकर के 140 पाउंड तक होता है। क्यूबिक फुट का मतलब 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट मोटा। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मतलब घन जैसा होगा। राइट, तो उसका वजन कितना होगा? 110 पाउंड से लेके 140 पाउंड के बीच में राइट हो सकता है। और कम कब होगा और ज्यादा कब होगा? तो यदि उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, मॉइस्चर कम होगा तो वेट, मतलब सिंपल सा बात है। मिट्टी गीली होगी तो पानी के चलते उसका वेट बढ़ता है, और मिट्टी सूखी होगी तो पानी नहीं रहने की वजह से उसका कम होता है। अब जैसे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में ड्राई है तो यहाँ पे हल्का मिट्टी होगा, नीचे वेट है तो यहाँ पे मिट्टी जो है हेवी होगी। तो 1 क्यूबिक यार्ड 27 फीट का 1 क्यूबिक यार्ड होता है। तो यहाँ पे क्या है? ऑफ सोइल कैन वेट मोर देन 3000 पाउंड। तो इसका वेट कितना हो सकता है? 3000 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। तो आप याद रखना बेसिकली कि 1 क्यूबिक फुट जो मिट्टी है उसका वजन जो है 110 पाउंड से लेकर 140 पाउंड के बीच में होता है। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। राइट, चलो एक ही प्रश्न है, इसमें और कोई उसमें नहीं है डिटेल। और हाँ, एक और पहला लाइन भी ध्यान रखना है, मिट्टी का वेट किस पे डिपेंड करता है? यस, मॉइस्चर पे। तो उसमें कितना है? मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। यानी मॉइस्चर ज्यादा होगा तो मिट्टी भारी होगी, और मॉइस्चर कम होगा तो मिट्टी हल्की होगी। राइट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समझते हैं बात को। सबसे पहला, अब हमने पहचान लिया मिट्टी को, वेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया। अब हम लोग देखेंगे एक्सकवेशन में हैजार्ड्स, क्या क्या खतरा होता है एक्सकवेशन में। ध्यान से समझिएगा, और ये जितना भी खतरा होता है ना, ये सब आप जानते हैं। राइट, ऐसा नहीं जानते हो। मैं आपको सब लिंक करूंगा, जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ मैं लिंक करूंगा, और आप बोलोगे हाँ मैं पता है। तो चलिए, हमने ऊपर में बात किया था सबसे बड़ा खतरा क्या होता है एक्सकवेशन में? मिट्टी को लेंस होना। केविन आर द ग्रेटेस्ट रिस्क
सबसे बड़ा रिस्क। अब फोटोग्राफ पे आइए, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति खड़ा है कॉर्नर पे, खुदाई हुई है, अंदर पाइप डाला है, क्रैक्स दिख रहा है ना मिट्टी में। अब यहाँ पे आप नजदीक आइएगा तो मिट्टी कोलैप्स हो जाएगा, आप अंदर गिर जाइएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्लोप मेंटेन करो, ढलान मेंटेन करो ताकि मिट्टी कोलैप्स नहीं हो, और स्लोप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो कोई ना कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम इस्तेमाल करो जिससे मिट्टी को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। तो कहता है कि केविन आर द ग्रेटेस्ट रिस्क, मिट्टी कोलैप्स होना एक बहुत बड़ा खतरा है। उस बारे में आगे देखेंगे, क्यों मिट्टी कोलैप्स होता है, क्या क्या कारण होता है, सब पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम लोग खतरे के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा खतरा होता है। एक्सकवेशन से रिलेटेड मटेरियल है तो उसमें सबसे पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्सकवेशन में कौन कौन सा खतरा हो सकता है। उसके बाद अदर हैजार्ड्स, मेन तो हो गया मिट्टी कोलैप्स होना। अदर हैजार्ड्स में होता है क्या, हमने कन्फाइंड स्पेस के बाद लाया है एक्सकवेशन पढ़ाने के लिए। कारण ये है, पहले बाद में पढ़ाते थे कन्फाइंड स्पेस, अभी पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि कई चीजें कन्फाइंड स्पेस वाली है ना जो एक्सकवेशन में मिलेगी। तो पहले से आप एक्सपर्ट रहोगे तो यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगा। तो सबसे पहले कहता है लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अभाव। कब हम लोग बात किए थे ना कि डीप एक्सकवेशन करेंगे तो हो सकता है कि वो कन्फाइंड स्पेस में बदल जाए, क्योंकि गहराई बढ़ती जाएगी तो नीचे हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो, राइट। क्या बोले, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो संभावनाएं हैं, एक पॉसिबिलिटी है, नॉट कंफर्म, लेकिन कम हो सकती है, राइट। तो उसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा कि नीचे जा रहे हैं तो कमी हो सकती है। अगला, टॉक्सिस मटेरियल्स या फ्यूम्स, अंदर में टॉक्सिस जहरीला गैस, विषैला गैस हो सकता है, या कोई फ्यूम्स हो सकता है जो आपको नुकसान कर दे। जैसे अंदर खुदाई हो रहा है, जैसे आप स्पेशली माइंस वगैरह में होता है, खुदाई कर रहा है अंदर, तब तक कोई गैस निकला, आदमी बेहोश हो गया, होता है, पहले होता था। आजकल तो बहुत सारे उपकरण आ गए हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। फायर, अंदर एक्सकवेशन कर रहे हो, कोई फ्लेमेबल गैस निकला, आग पकड़ लिया, स्पेशली माइंस वगैरह में ज्यादा होता है, आग पकड़ लेता है, तो रिस्क है। उसके बाद मशीनरी मूवमेंट नियर एज ऑफ एक्सकवेशन कॉजिंग ए कोलैप्स। अब मान लीजिए आपने गहरा खुदाई करके रखा है और मशीनरी या कोई व्हीकल्स एकदम किनारे घूम रहा है, तो क्या होगा, हो सकता है थोड़ा सा मिट्टी में इधर उधर हुआ, पलट जाएगा, हो सकता है ना, टिल्ट हो सकता है, तो भी एक रिस्क है। उसके बाद अंदर अंडरग्राउंड यूटिलिटी होता है ना, अंडरग्राउंड यूटिलिटी बोले तो अंदर पानी का लाइन गया होगा, ऑयल का लाइन गया होगा, बिजली का तार गया होगा, गैस का लाइन गया होगा, सीवेज, अंदर बहुत सारे लाइन जाते हैं और आप खुदाई करते हो तो उस समय वो लाइन डैमेज हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है अंदर जब एक्सकवेशन होता है। और फॉल, यानी कि आप एक्सकवेशन कर रहे हो और किनारे पे हो तो दो फॉल है, आप भी गिर सकते हो या कई बार जानवर भी गिर जाते हैं। प्लांट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो ओपन प्लेस होता है, फेंसिंग वगैरह बहुत जगह नहीं भी रहता है, और एक्सकवेशन हुआ, कोई पशु गिर गए तो उनको भी हमको बचाना पड़ता है, राइट। तो ये रिस्क है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मेन हैजार्ड है, मेन रिस्क है, वो क्या है, मिट्टी को कोलैप्स होना। नहीं, सबसे ऊपर वाला ये केविन आर द ग्रेटेस्ट रिस्क, मतलब मिट्टी कोलैप्स होना पहला मेन खतरा है। और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी होना, टॉक्सिस गैस का होना, फायर हो जाना अंदर, या मतलब मशीनरी आसपास में एक्सकवेटेड पिट के पास घूम रहा है तो कोलैप्स हो जाए, या अंडरग्राउंड यूटिलिटी है वो कुछ डैमेज हो जाए, या एक्सकवेटेड पिट में कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई मशीनरी भी गिर सकता है, तो ये रिस्क है। तो इसमें ये बताइए, कन्फाइंड स्पेस वाला 3-4 ठो रिस्क आ गया ना, यस। तो इसीलिए मैं पहले कन्फाइंड स्पेस आपको पढ़ा के लाया हूं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक एक को थोड़ा समझते हैं।
फोटो देख के आपको समझ में आना क्या हुआ है। सुनील करते के बाद Yes. मिट्टी कोलेप्स हो दूध गया। का डालना और हमरा को क्या बैलेंस है डालना कि जब भी हम खुदाई करते हैं ना, हमारा जब 90 भी रुपये बोल रहे बस तो हम लोग को ये मतलब फोकस नहीं रहता है कि हम स्लोप ले लें, जितना जल्दी हो सके फटाफट करके निपटा दो। नहीं, अब यहाँ पे देखिए 36 इंच 3 फीट चौड़ा है और 9 फीट गहरा है, गहराई 3 गुना से ज्यादा है। और यहाँ पे अब ऐसा स्लोप मेंटेन नहीं करोगे तो मिट्टी तो प्रेशराइज करेगा, कोलैप्स होगा, ये एक आदमी दब गया तो हो सकता है, यस डेथ हो सकता है, और कोई देखेगा नहीं देखेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और ज्यादातर एक्सीडेंट जो है ना ट्रेंच में ही होता है, क्योंकि ट्रेंच पतला रहता है और उसमें इमीडिएटली वो दब जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और नीचे वाला लाइन पढ़िए ना क्या लिखता है, यूजुअली नो वार्निंग बिफोर एकेवी। मिट्टी कोलैप्स होने के पहले बोलता है कि मैं गिरने वाला हूँ, दबा देगा। तो ध्यान रहे ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना है जहाँ पे रिस्क है कि आप उसमें मिट्टी कोलैप्स होने के कारण अंदर दब जाएंगे, ऐसा कार्य बिल्कुल। तो देखिए, और हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सकवेशन जो है ना वन ऑफ द मोस्ट हजार्डियस कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन का काम में शुरुआती बाकी छात्र म्यूट करके रखेंगे भैया। फ्लोर में ही एक्सकवेशन होता है और वो एक खतरनाक कार्य है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। नहीं तो हेडिंग क्या है, इंजरी एंड डेथ, प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमको सीरियस रहने की आवश्यकता है। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है इसमें, देखिए जो अंदर एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला स्पेसिफिक एक्सकवेशन रिक्वायरमेंट, जब आप मिट्टी का खुदाई करने जाएंगे तो किन किन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले सरफेस आपको चेक करना पड़ेगा, जहाँ खुदाई होना है कोई पेड़ पौधा ऐसा कुछ तो नहीं है, सब कुछ कॉलम में अंडरग्राउंड लेकिन दारू पी के देखना मत पड़ेगा, ये हम आने पहले जाने का बताते रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, गाड़ी का मूवमेंट वगैरह देखना पड़ेगा। ये रखा उसके बाद कोई ये रखा एक्स्ट्रा लोड होने की वजह से मिट्टी बाद में कोलैप्स चलते हैं होना, अभी ना यार टाइम वार्निंग सिस्टम फॉर मोबाइल इक्विपमेंट, कौन सुनी लो के कहां बा एटमॉस्फेयर, और भी है हदी हम protection from अंदर नहीं कर hazardous दे hazards नदी हमारे associated पास with water accumulation, stability of adjacent structures, protection of employee from loose rock or soil, यस inspection। ये बा ना शाम के चल जी इतनी चीजें पढ़ना है, ये फटाफट कविता की तरह आपको पढ़ दिया ऐसा मत सोचो। ये मैं आपको एक लाइन से पढ़ाऊंगा कि सबसे पहला है उसका मतलब क्या है, दूसरा है उसका मतलब क्या है, और एक एक का फोटोग्राफ आपको हमरा पे भेज दी, हम फोन करके कोनो सी बात नहीं पूछूंगा। क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक जाएं तब। एक्सकवेशन रिक्वायरमेंट। जब आपको खुदाई करने जाना है तो इन सब चीजों को पहले आप एक बार देख लीजिए, तब खुदाई करिए, ऐसे मत करिए। बगल में फोटोग्राफ बोल रहा है कि 4-5 आदमी बैठा खड़ा है और समझ रहा है चीजों को कि क्या करना है, आज बाइक नहीं मतलब थे निरीक्षण जैसा हो रहा है, मॉनिटरिंग डिस्कशन जैसा हो रहा है। चलिए जैम चलिए रघुनाथपुर देखते हैं, हम लोग आई तक है। सबसे पहला सरफेस इनकम्बेंसेस, इसमें क्या है देखिए, आपके सामने फोटोग्राफ है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप कहीं एक्सकवेशन कर रहे हो, आसपास में बड़े बड़े पेड़ पौधा है और आप डीप एक्सकवेशन कर दिए, अब ये पेड़ गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है यहाँ पे, गिरने वाला है सर। यस सर गिर जाएगा। सबसे पहले पेड़ को काट के हटाना पड़ेगा यदि एक्सकवेशन नेसेसरी है तो। पेड़ काटने का सीएनजी करना पड़ेगा। तो पेड़ काटना अपराध है, परंतु अब ऐसा कुछ कार्य आ रहा है, रोड आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ऐसा कुछ है तो ऐसे केस में पेड़ को काटना पड़ता है। लोग और उसमें रिक्वायरमेंट आता है, पेड़ काट रहे हो तो पेड़ आपको लगाना भी पड़ेगा बहुत सारा। तो अब ऐसे केस में एक्सकवेशन करेंगे तो क्या है, सरफेस बराबर है खुदाई के लिए? नहीं सर अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? Create a hazard to employee must be removed or supported to safeguard employee। या तो पेड़ को हटाइए और नहीं तो कुछ सपोर्ट दीजिए ताकि ये नहीं गिरे, दो में से काम करना पड़ेगा ना। यस सर कुछ करिए,
मतलब आपको एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। कर देंगे प्रोटेक्ट। यस, काट नहीं सकते तो आप सपोर्ट दीजिए। यस, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो है इस परिस्थिति में कार्य को नहीं कर सकते। ये पहला नंबर पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, देखिए पहला पढ़ाया, अब दूसरा भी आएगा। एक नंबर हो गया, अब दूसरा अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन। ऐसे ही लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। यह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, मल्टी गैस, सॉरी माफ करिएगा, केबल डिटेक्टर लिया हुआ है। इसको बोलते हैं केबल डिटेक्टर। इससे अंडरग्राउंड यूटिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है कि अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट है, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर केबल है कि नहीं, और के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। और के बारे में जानकारी कहां से मिलेगा, तो हमको प्लांट का लेआउट लेना होगा, प्लांट की ड्राइंग मांगनी होगी। जो पहले से प्लांट की ड्राइंग दिखाइए कि कहाँ पे कौन सा लाइन डाला गया है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले, और वहां पे खुदाई के दरमियान हम उसको ध्यान में रखकर खुदाई करें, ताकि हम हादसे से बचे, दुर्घटना होने से बचे। क्या कहता है, एस्टिमेटेड लोकेशन ऑफ यूटिलिटी इंस्टॉलेशन क्या हो सकता है, सीवर का लाइन हो सकता है, टेलीफोन का लाइन हो सकता है, फ्यूल का हो सकता है, इलेक्ट्रिक का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, गैस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक्सकवेशन करने के पहले मस्ट बी डिटरमाइंड, पहले से उसको पहचानना है कि अंदर क्या है। नहीं पहचानोगे तो आगे फोटो दिखाएंगे क्या होने वाला है, राइट। तो हमको खुदाई करने के पहले इस बात की जानकारी लेनी है कि अंदर में कौन कौन सा लाइन जा रहा है, इसकी जानकारी लेना अनिवार्य है। और उसके बाद हम लोग एक्सकवेशन का कार्य करेंगे। अंदर की लाइन की जानकारी आपको पहले लेनी पड़ेगी। ये होता है अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन। देखिए अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन का एक फोटोग्राफ, जैसे यहाँ पे रोड के किनारे पाइपलाइन जा रहा है, खुदाई जेसीबी से कर रहा है, तो मैनुअल भी पहले अब मिट्टी हटा के देखा जा रहा है। अब यदि बिना जानकारी के जल्दी जल्दी खुदाई स्टार्ट करेगा तो लाइन डैमेज हो जाएगा। अब हो सकता है कोई एसेंशियल लाइन हो तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए एक्सकवेशन के पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटी के बारे में जानकारी रखनी है कि क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, और अंदर में यदि कुछ लाइन है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन देना है, प्रॉपर सावधानी रखनी है। उसके बाद हमको एक्सकवेशन का कार्य करना है। तो मैंने आपको बताया है परमिट सिस्टम में कि एक्सकवेशन एक ऐसा परमिट है जिसमें हमको ड्राइंग भी अटैच करना पड़ता है कि कहां से कौन सी लाइन जा रही है, और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, राइट। अब देखेंगे, आप देखिए अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस, ऐसा कई जगह साइनेजेस लगे रहते हैं। देखिए अंदर गैस लाइन है, और आपको जहां भी अंदर लाइन जा रहा है क्रिटिकल, वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन साइनेज या कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, जिससे पता चले कि अंदर में कोई ना कोई लाइन गया हुआ है, ताकि हम जब वहां पे कार्य करें, कोई बड़ी गाड़ी का मूवमेंट करते हैं, हेवी व्हीकल्स का मूवमेंट करते हैं, तो वहां पे हम सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार का हादसा नहीं। तो कॉशन साइनेज लगाना चाहिए, ड्राइंग में भी उसको ऐड करना चाहिए, और आप मेडिकेशन फेंसिंग वगैरह भी कर सकते हैं यदि ऐसा कुछ क्रिटिकल लाइन है। यहाँ पे आप देखिए फोटोग्राफ क्या हुआ है, एक बड़ा सा फायर हो गया। इक्विपमेंट क्या है, देखने से लग रहा है कि ये कोई हाइड्रा, राइट। और हाइड्रा में क्यों फायर हो गया, हो सकता है कि अंदर कोई लाइन होगा, कोई यूटिलिटी लाइन होगा, इलेक्ट्रिक लाइन होगा, या गैस लाइन होगा, या पावर लाइन होगा, या डीजल पेट्रोल का लाइन होगा, कुछ भी होगा, और उसमें बिना जानकारी का यहाँ पे हाइड्रा उसके ऊपर चढ़ाया, ब्लास्ट हुआ होगा, फायर हो गया होगा, बड़ा सा इक्विपमेंट का लॉस। यदि जानकारी रख के उधर से किसी को नहीं जाने दिया गया होता तो शायद ये परिस्थिति, राइट। अगला है, ये पोकलिन है। यहाँ पे क्या हुआ, पोकलिन ने एक्सकवेशन स्टार्ट किया होगा, और अंदर में कुछ होगा, पावर लाइन या कोई भी ऐसा लाइन होगा जो फायर का कारण बन सकता है। तो बिना जानकारी के उसे एक्सकवेशन किया, तोड़ा, और इमीडिएट उसमें फायर पकड़ लेगा, और एक बड़ा सा इक्विपमेंट का लॉस हो सकता है, कोई व्यक्ति का जान भी चला जाए, या सीरियस इंजरी हो सकता है। तो ये क्या है,
अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन, राइट। इससे क्या होगा, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि अंदर में क्या है, और यदि जानकारी रखेंगे तो ये फोटोग्राफ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं रखेंगे इस टाइप का हादसा हो जाएगा जिसमें जान और माल दोनों क्षति हो सकता है। तो इसके लिए एक्सकवेशन के पहले अंडरग्राउंड क्या है ये जानकारी लेना जरूरी है। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर कौन जानकारी लेगा, तो यह काम है इंजीनियर का कि वो जानकारी कलेक्ट करे, और हमारा आपका क्या काम है, हम जाके पूछेंगे कि खुदाई कर रहे हो, परमिट लिए हो, बोले यस। ड्राइंग के बारे में कुछ पता है, यस। अंदर से कोई लाइन गया है, हाँ गया है, कहाँ गया है, यहाँ गया है, इसके लिए क्या प्रोटेक्शन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे मैनुअल एक्सकवेशन पहले होगा, देखा जाएगा, लाइन मिल जाएगा, उसके बाद मशीन लगाया जाएगा, और धीरे धीरे खुद ही। तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी कलेक्ट करके और उसके बाद एक्सकवेशन की अनुमति देनी। अब आइए अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस। अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए एक्सकवेशन किए और यहाँ पे पाइप मिल गया, अब ये पाइप को तो तोड़ नहीं सकते, और मिट्टी इसके नीचे खोदोगे तो हो सकता है पाइप टूट के नीचे गिर जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आप उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट दें। अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सपोर्टेड और रिमूव्ड एज नेसेसरी टू सेफगार्ड। जरूरत पड़ी तो आप इसे निकाल दो, नहीं तो इसमें सपोर्ट दे दो, नहीं तो इसको बांध दो, ऐसा कुछ करो। जैसे देखो यहाँ पे किया गया है, एक्सकवेशन कर दिया, लेकिन इस पाइपलाइन को पहले वुडन दे करके 4 जगह से बांध दिया, और वायर रोप से इसको लॉक करके ऊपर स्ट्रक्चर के साथ बांध, ताकि किसी भी एंगल से वो गिरे नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से आपको कार्य को करना है। जो अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट देने की आवश्यकता है। अब अगला है स्ट्रक्चरल रैंप। मतलब एक्सकवेशन जब आप करोगे, आप फोटोग्राफ में देखिए क्या दिखाया जा रहा है, 2-3 चीजें हैं यहाँ, समझना जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा डेप्थ है, एक बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है, किस कार्य के लिए बन रहा है पता नहीं, तो बहुत बड़ा डेप्थ है, इसमें आने जाने का रास्ता इधर से स्लोप बना के किया गया है। आपको लग रहा होगा ये व्हाइट क्या है, तो ये आपको नेट या क्लॉथ देना पड़ता है। जब डीप एक्सकवेशन तो इसमें से जब धूप लगता है ना, तो ऊपर में जो पत्थर आता है वो पत्थर जो है धूप के कारण सूख के रोल होता है, राइट, रोल होता है और आपके ऊपर गिर जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नेट या कुछ प्रोटेक्टिव क्लॉथ दे देते हैं, ताकि कोई भी अननेसेसरी आइटम ऊपर से नीचे न गिरे। या कोई मशीनरी का मूवमेंट होता है तो कंपन से वाइब्रेशन से भी पत्थर वगैरह रोल होता है। तो वैसे केस में हमको क्या करना होता है, अपना कुछ नेट या कुछ क्लॉथ देना होता है। और रैंप की जो बात हो रही है, रैंप किस लिए, आने जाने का रास्ता है, किसी गाड़ी का भी मूवमेंट इस पे हो सकता है और हम लोग का भी मूवमेंट हो सकता है। तो बड़े बड़े गड्ढा में ऐसा हमको स्लोपिंग देके रैंप बनाना होता है, अब बना सकते हैं। अब देखिए यदि मान लीजिए ट्रेंच है और आसपास में कंक्रीट है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कंक्रीट है, इधर भी कंक्रीट है, तो यहाँ पे स्लोप तो मेंटेन होगा नहीं, तो क्या किया है, सपोर्ट दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया है और सपोर्ट देके लॉक कर दिया है, और बीच में पाइपलाइन डाल के वहां पे कार्य चालू, रेपिंग कोटिंग का काम चल रहा है। लाइन चाहे फायर का होगा या कोई भी होगा, रेपिंग कोटिंग का कार्य यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सपोर्ट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हम स्लोप मेंटेन नहीं कर सकते। और क्या कहता है, रिक्वायर्ड इन ट्रेंच 4 फीट ऑफ मोर इन डेप्थ, 4 फीट से ज्यादा का यदि ट्रेंच है तो ऐसा करना पड़ेगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे लास्ट वाला है कि ट्रेवल डिस्टेंस नो मोर देन 25 फीट। मतलब अगला स्लाइड में आपको फोटो में बताएंगे, जैसे लंबा ट्रेंच है तो बोलता है कि हर 25 फीट से निकलने का रास्ता होना चाहिए। जैसे मान लो लंबा है, आप बोलोगे 200 फीट पे से निकलने का रास्ता है, तो मान लो यहाँ पे वो आया, कुछ प्रॉब्लम में फंस गया, तो 200 फीट आगे जाएगा, तब तक उसी में हो सकता है कुछ बड़ा हादसा हो। तो बोलता है कि जो है लिटरल ट्रेवल डिस्टेंस नो मोर देन 25 फीट। अगला फोटोग्राफ में आपको समझ में आएगा, ऐसे 25 फीट से निकलने का रास्ता समझ में आ रहा है। एवरी 25 फीट आप सीढ़ी लगा दो या रैंप बना दो या कुछ कर दो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आदमी फटाक से निकल जाए, राइट।
ये रिक्वायरमेंट है, वापस बैक आएंगे, ये रिक्वायरमेंट है, आप सपोर्ट देके काम करेंगे। और अगला चेंज है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे प्रॉपर सीलिंग वगैरह करेंगे, जो भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं जिससे कोई भी कोलैप्स ना हो। और हर 25 फीट पे रास्ता आने जाने का होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक्सकैवेशन ट्रेंच पे, तो एक्सकैवेटेड ट्रेंच में ट्रेवल डिस्टेंस 25 फीट पे, हर 25 फीट पे आने जाने का रास्ता होना अनिवार्य है। और देखिए यहाँ पे ट्रेंच एक्सकैवेशन चल रहा है, गौर से देखिएगा, ट्रेंच एक्सकैवेशन जो चल रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं बता रहा हूं, एक बार समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई मशीनरी चल रहा है, यहाँ पे मशीनरी चल रहा है, पब्लिक व्हीकल्स यहाँ पे कैसे आ गया, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट? यस, इसका मतलब वेरिफिकेशन नहीं होगा, साइनेज नहीं होगा, या कोई व्यक्ति वहां पे फ्लैगमैन खड़ा होना चाहिए कि इधर आपको नहीं जाना है, कोई ना कोई कंट्रोल चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये पॉकलिंग जो है 360 डिग्री के एंगल में घूमता है। अब इधर से जब इधर आएगा यहाँ पे टकरा जाएगा, प्लस में यहाँ पे है डंपर खड़ा है, जो भी हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा। तो एक्सकावेशन जहां पे भी चल रहा है वहां से आप लोगों को हटाइए, कोई भी अनवांटेड मोमेंट आप वहां मत रखिए, कोई भी गाड़ी पब्लिक व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, एरिया वेरिकेटेड रहेगा, सेफ्टी साइनेज लगा रहेगा, रिस्पॉन्सिबल 1-2 व्यक्ति वहां पे रहेंगे, मॉनिटर करेंगे कार्य क्षेत्र को, कहीं से कोई कहीं से कोई वायलेशन प्रॉब्लम कार्य में न आए। तो ये आपको तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सभी चीजों को आपको, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक व्हीकल्स का मूवमेंट कैसे हो गया, मतलब कोई फेंसिंग वेरिफिकेशन नहीं है, जहाँ पे डंपर ट्रक का मूवमेंट चल रहा है, पोकलिन काम कर रहा है, पब्लिक व्हीकल्स नहीं आना चाहिए था, मतलब इधर से कुछ फेंसिंग नहीं है, कहीं ना कहीं लेफ्सेस है, जो आपको ध्यान की आवश्यकता है। यस, तो आप सावधानी नहीं रखेंगे दुर्घटना हो जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपके लिए, जवाब आप चेक बॉक्स में यस और नो, क्या ये सही है या गलत है? नो। नो सर। बिल्कुल सही जवाब। गलत इसलिए गलत है सर, ये वाला गलत है। ये किसी बकेट हो सकता है, और कभी भी कोई भी एक्सकावेटेड इक्विपमेंट मटेरियल शिफ्टिंग के लिए और आदमी को शिफ्टिंग के लिए नहीं होता है, वो मिट्टी खोदने के लिए होता है। और इसमें क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति जो है वहां पे बैठ करके और बाहर आ रहा है, और उसमें कुछ बांधा हुआ भी हो सकता है, कोई सामान भी लिफ्ट हो रहा है अंदर से, इसमें हेलमेट रखा हुआ है। तो आपने जो जवाब दिया गलत है। ये कोई, मेरे को लगता है कि पाइपलाइन लग रहा है, कोई क्या बोलते हैं उसको, एवरेटर का पाइपलाइन, जो भी है, ये प्रैक्टिस सरासर गलत है, और ऐसे अनसेफ एक्ट को सीरियस एक्ट में आप कंसीडर करें, राइट? तो चलिए आज के लिए हम लोग स्लाइड नंबर 25 पे स्टॉप करेंगे। अभी तक जितना बताया उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं है। अभी आपसे 4-5 काम करवाने हैं, सभी छात्र रुकेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अटेंडेंस, राइट?